Let us see, beta. So the important thing is we are nearing the end of this chapter now, work and energy. और 9th में भी यही कंसेप्ट्स पढ़ते हैं हम. 9th में भी बच्चों को एनर्जी क्या होती है पता नहीं चलता. 10th में भी एनर्जी का ही सारा खेल है. People study people study all these things without ever knowing what energy means. It is said that there have been wars based upon energy. Maybe आप लोगों ने यूएस या जैसे हम तो इराक बोलते हैं, अमेरिका में तो आयरैक बोलते हैं. तो यूएस आयरैक वॉर, it was maybe a war related to petroleum and energy. So it has a big role to play in our daily lives. So the important thing is, अब हम इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचे. मुझे जस्ट आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बट before I begin the chapter, I will just before I begin today's small amount of work, मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बेटा आप लोगों को. जो वर्क एनर्जी से नेक्स्ट चैप्टर आएगा, every year we complete it in September itself. By this time वो चैप्टर 12th या 13th तक खत्म करते हैं. But I don't think so. Rotational mechanics is being asked in September exams in any of the schools. If I'm right, September exams में rotational mechanics, I don't think so it is being asked in any school. So the next chapter, which is after work and energy, is rotational mechanics. उसमें एक दूसरा पार्ट भी है नेक्स्ट चैप्टर में, rotational mechanics and systems of particles. सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स. तो रोटेशनल मैकेनिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा आप लोगों का. और इस चैप्टर में ये लॉजिकल है कि हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देखो मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो. कंजर्वेशन लॉज आर अ बिग थिंग इन साइंस. आई एम अगेन रिपीटिंग, कंजर्वेशन लॉज. साइंटिस्ट आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर कंजर्वेशन लॉज और उनको कैसे समझना है. तो कंजर्वेशन लॉज में एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं और इसी के साथ रिलेटेड एक आर्टिकल है कोलिजन्स का. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ना नहीं है अभी हमें सितंबर में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर ऑन October 1st 2020. एंड ऑल्दो हमें ये चैप्टर पढ़ना नहीं है और हम ये आर्टिकल और कोलिजन्स का एक टॉपिक है वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं एवरी ईयर. बट ये एवरी ईयर 13 सितंबर तक पूरा हो जाता है. लेकिन दूसरी बुक्स में जैसे एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर इज स्लाइटली डिफरेंट. सो कोलिजन्स हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर इन एनसीईआरटी बुक. कंजर्वेशन लॉज वो न्यूटन्स लॉज में पढ़ा देते हैं. ठीक है, और कोलिजन्स वो वर्क एनर्जी में पढ़ा देते हैं. आई डोंट नो व्हाई, इट इज देयर चॉइस. तो ये एक टॉपिक हमें नेक्स्ट 2 डेज में कवर करना है. उसके बाद आपको 3 वीक्स तक आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे. आप अपना पुराना काम कवर करो, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, अपनी वर्कशीट सॉल्व करो. वो प्लानिंग आपको खुद करनी है कि आप कैसे प्लानिंग करेंगे. राइट, यू डू योर प्लानिंग. फर्स्ट स्टेप शुड बी एनसीईआरटी कंप्लीटली सॉल्व. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी असाइनमेंट को साइड में रख दो, बिल्कुल चिंता नहीं करो. आप एनसीईआरटी को थरोली सॉल्व करो. एवरी स्टूडेंट, आपको पता चलेगा फिजिक्स क्या होती है. मेरी जरूरत ही नहीं है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड. सॉल्व एनसीईआरटी बुक. Get hold of one book and solve it completely. Those who have done NCERT, they can complete the worksheets. Those who have done worksheets also means advanced, they can come and play cricket with me or any other thing.
उनको भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बता दूंगा। खैर एक एक बुक बताऊंगा बस, ज्यादा नहीं। आप कहोगे HCV, ठीक है, HCV वो हर स्टूडेंट के लिए अलग होगी एक्स्ट्रा बुक, हर स्टूडेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन के वो क्या कर रहा है। तो ये किसी का हुआ नहीं होगा, वैसे हो गया तो बता देना। चलो आज का काम शुरू करते हैं बेटा। एब्सोल्युटली, बैडमिंटन आई जस्ट प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, यू आर वेलकम, वी कैन प्ले एनी स्पोर्ट, नो प्रॉब्लम, इंडियंस कैन प्ले ऑल स्पोर्ट्स। चलो बेटा अब आज का काम जल्दी से खत्म करते हैं, आधा घंटा। देखो आज मैंने आपको एक ही चीज के बारे में बताना है। अब मैं यहाँ पे पहले कुछ लिखूंगा, ये सब बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, तो मैं लिखता हूं, देखना मैं कुछ लिख रहा हूं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अमेरिकन सिस्टम, दे ऑल वर्क ऑन दीज इक्वेशंस ओनली। इफ यू look up their lectures of physics and etc., they use chalks and write big such alphabets. So the whole of this chapter is basically contained in this equation. ये पूरा ही चैप्टर लगभग इसमें आ गया, समा गया एक तरीके से, ठीक है, ऑल ऑफ द चैप्टर। बट छोटे बच्चों को पता नहीं चलता ये क्या लिखा है, ठीक है। तो लेट अस इसके ऊपर से एक एक करके लेयर अनबॉक्सिंग करते हैं इस इक्वेशन की। लेट अस डू अनबॉक्सिंग ऑफ दिस इक्वेशन लाइक दिस से फॉर मोबाइल्स। लेट अस अनबॉक्स दिस इक्वेशन। फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज क्या है बेटा, कि हमको माइंड में रखना है कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, कोई सिस्टम होगा, पार्टिकल नहीं, कोई सिस्टम होगा। देयर माइट बी सम सिस्टम जिसके बारे में हम ये इक्वेशन लिख रहे होंगे, या जिसके संदर्भ में या जिसके कंटेक्स्ट में या जिससे रिलेटेड हम ये इक्वेशन लिख रहे होंगे। देयर माइट बी अ सिस्टम, फर्स्ट थिंग। दैट सिस्टम कुड बी a very simple system or it could be involving some springs। खुशहाल आप एक बार सुन लो, उसके बाद अपने उच्च विचार प्रकट करना, सुन लो, ठीक है। आपके पास कोई भी सिस्टम है, एक सिस्टम आपके पास होगा, ठीक है, और आपको उस सिस्टम में कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं ये आइडेंटिफाई करना होता है। कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो आइडेंटिफाई करनी होती है। ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन दैट सिस्टम हैव टू बी आइडेंटिफाइड, एंड once you have identified all the forces in that system, beta this equation is valid in, कैसे वैलिड है मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो अब अगर आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात करते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट जो नेट वर्क डन है, जो नेट वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टोटल वर्क हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस का, बाहर से लगने वाली फोर्सेस का, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपकी पिक्चर नहीं बन रही है तो मैंने फ्लोर बना दी, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, और अब जो मेरा सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, ये ब्लॉक और फ्लोर, बस, ठीक है। या आप इस ब्लॉक को ही सिस्टम मान लो, सिंपली इस ब्लॉक को सिस्टम मान लो, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन इसके साथ अप्लाई करते हैं, जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। अगर ये ब्लॉक की सिस्टम है, सिस्टम कैन बी वेरी सिंपल। अगले चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, जिसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो अगर ये ब्लॉक एक सिस्टम है, लेट्स कॉल दिस सिस्टम एज सिस्टम एस, ठीक है, इस ब्लॉक को। तो इसके ऊपर बाहर से जो भी फोर्सेस लग रही हैं, मान लो एफ लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो टोटल वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेकिन वर्क कहां से कहां तक, कब हमें वर्क का हिसाब लगाना शुरू करना है। जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है, तो एक रीडिंग डेट से लेकर नेक्स्ट रीडिंग डेट तक के बीच में जितनी यूनिट्स कंज्यूम होती हैं, तो वैसे ही यहां पर भी है। आपने यहां पर वर्क काउंट करना शुरू कर दिया और यहां तक वर्क मेजर करते गए, सारी फोर्सेस का, नेट का मतलब सारी फोर्सेस का वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क, और कोई लग रही है उसका भी वर्क, फिर जितना भी टोटल वर्क डन है ब्लॉक का, यहां से यहां तक,
दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में तो एक ही ब्लॉक है, अगर दो होते तो फिर और थोड़ा सा आता, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या कोई लिंक है? आर दीज टू इक्वेशंस लिंक्ड इन एनी वे? तो मैं इसको क्लियर कट बता रहा हूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अगर सिस्टम कॉन्जर्वेटिव है, इफ सिस्टम इज कॉन्जर्वेटिव। अब कॉन्जर्वेटिव सिस्टम हम किसको मानते हैं? इफ सिस्टम इज कॉन्जर्वेटिव। चलो मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं। मान लो ये सीलिंग है आपके कमरे की, जहां से हम पंखा लटकाते हैं, और इससे मैंने एक धागा बांध दिया, लाइट थ्रेड। असली दुनिया में तो लाइट थ्रेड नहीं होता, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक आयरन की छोटी सी बॉल लटका दी, और मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ कि ये जो मैंने सिस्टम दिखाया, इस सिस्टम में तीन चीजें हैं, सीलिंग, थ्रेड एंड बॉल। ठीक है, इज दिस अ कंजर्वेटिव सिस्टम? इफ आई आस्क यू कि यह क्या कंजर्वेटिव सिस्टम है? इज दिस अ कंजर्वेटिव सिस्टम? इज दिस अ कंजर्वेटिव सिस्टम? इफ आई आस्क यू, वी कैन नॉट टेल। वी नीड टू नो, हाँ वी नीड टू नो ऑल द कंडीशंस। अगर हम कहते हैं कि यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, एयर की भी फ्रिक्शन नहीं है, तब ये कंजर्वेटिव सिस्टम बन जाएगा। then this becomes a conservative system. So if the system is conservative, then what happens? ये वाली इक्वेशन मैं फिर से बता रहा हूं, ये हर सिस्टम में एक्ट करती है, चाहे सिस्टम कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज ऑलवेज applicable whether the system is conservative or any system, always applicable। W net is equal to delta K। मैकेनिक्स में मोशन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू अप्लाई दिस इक्वेशन टू अ लैम्प। लैम्प भी तो वर्क करता है ना, उसके साथ नहीं अप्लाई करना। मैकेनिक्स में W net is equal to delta K is always applicable। What happens if the system is conservative? If the system is conservative, then there are no frictional forces present। ठीक है, तो जो नेटवर्क डन है, नेटवर्क डन में सिर्फ कॉन्जर्वेटिव, देखो नेटवर्क डन दो तरीके की फोर्सेस से हो सकता है फॉर एनी सिस्टम। कॉन्जर्वेटिव को भूल जाओ अभी, फॉरगेट अबाउट कॉन्जर्वेटिव। फॉर एनी सिस्टम, जब हम नेटवर्क, जब हमने कहा ये इक्वेशन हर सिस्टम को अप्लाई करती है, तो नेटवर्क डन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। नेटवर्क डन कैन बी ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स। एक तो जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है, और एक जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है। जैसे इसमें फ्रिक्शन का वर्क यहां से यहां तक नॉन कंजर्वेटिव का वर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क डन को हम दो पार्ट्स में, अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो आ रहा है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो आ रहा है, ठीक है, देन यू कैन से द सिस्टम इज कंजर्वेटिव। तब हम सिस्टम को कंजर्वेटिव मान सकते हैं। अगर किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है पर वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है, तो देन द सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव। ये सिंपल है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होगा बेटा बताओ? कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपके पास ये जो वर्क आ जाएगा, ये आई लिख देते हैं। आई क्यों लिखा हमने? क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम। कंजर्वेटिव फोर्स तो इंटरनल ही है ना, वही वर्क कर रही है बस। WC और WI एक ही चीज है। तो इफ इन अ सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये इक्वेशन नीचे वाली, ये फॉर ओनली कंजर्वेटिव सिस्टम्स है, फॉर ओनली कंजर्वेटिव सिस्टम्स। आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कंजर्वेटिव है कि नहीं? सिंपल है, फ्रिक्शन एब्सेंट होनी चाहिए, फ्रिक्शन शुड नॉट बी प्रेजेंट। या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में अगर प्रेजेंट है तो उसका वर्क जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसके हमने दो पार्ट्स बनाए, ऐसे ऐसे, और ये चाहे इसको WC लिख दो,
अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है, इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा अब मैं यहाँ। तो ये इक्वेशन जब सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन से C1 से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाता है तो ये इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर ओनली कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर ओनली कंजर्वेटिव सिस्टम्स। अभी भी इसका मीनिंग आपको पता नहीं चला है ना? जब जब कोई सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जब ये इस कॉन्फ़िगरेशन में है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन में है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहां से यहां तक जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? यहां से यहां तक गए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इतना, इस माइनस को अलग से लिख लो। और यहां से यहां तक जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये इतना। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये इतना आ गया, और ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये माइनस है नहीं, माइनस, तो माइनस कर देते हैं इसको, गलती से प्लस हो गया, ये ऐसे। अब आपको मालूम है क्या करना है, माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ और इस माइनस वाली टर्म को भी दूसरी तरफ ले जाओ। अब ये तो बड़ा अच्छी चीज है, देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यहां पर u और k का जितना सम आएगा u1 प्लस k1 उतना ही यहां पर आएगा। मतलब जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई, जितनी यहां टोटल एनर्जी थी उतनी यहां टोटल एनर्जी है। एनर्जी हैज बीन कंजर्व्ड। प्लीज डोंट थिंक कि सिस्टम में यहाँ पे लाइट एनर्जी भी होगी, हीट एनर्जी भी होगी, उसका क्या, उनकी बात नहीं कर रहे। मोशन में सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं मोशन के चैप्टर में। इस सिस्टम में और भी एनर्जीज हो सकती हैं पर उनकी हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। और जब सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बीच में से वो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा, किसी और कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, फिर किसी और में आएगा, फिर किसी और में आएगा। हर कॉन्फ़िगरेशन में, बीच वाली हर कॉन्फ़िगरेशन में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो उतना ही रहेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो सिंपली ये याद रख लेना कि किसी किसी सिस्टम में बस इतना याद रख लेना, ठीक है। जैसे हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो बॉल ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी और यहाँ डी पे आ गई, हो सकता है और भी ऊपर जाएगी, पता नहीं अपने को, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन सिर्फ कंजर्वेटिव सिस्टम में अप्लाई करनी है, और ये वाली इक्वेशन मैंने पहले बताया है ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, एनीवेयर, ओनली इन कंजर्वेटिव। दिस कम्स फ्रॉम दिस ओनली। ये अब तो क्लियर हो गया हो, तो आप सिर्फ इसको याद रख लो बस, बाकी काम तो हो जाएगा इसी से, ठीक है। अब जैसे ये बॉल है, यहाँ पे यू बी प्लस के बी, और कौन सा लेना है, सी लें, डी लें, ए लें, चलो डी ले लेते हैं, यू डी प्लस के डी। तो सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन से जब इस कॉन्फ़िगरेशन में गया डी में, तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, टोटल एनर्जी उतनी ही रही। चलो कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम करेंगे बेटा, आपको कोई डाउट है तो फिर पूछ लेना। बस एक ही प्रॉब्लम करानी है मुझे आज, ज्यादा नहीं कराना है। आई थिंक दिस वॉज नॉट डन इन द क्लास। Okay, before showing you this problem, I would like to tell you one simple thing about physics. I am not telling you, I am only reminding it again. मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत बार बच्चे सोचते हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये रियल वर्ल्ड को हम पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, आप क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से सारी दुनिया की समझ में आ जाती है। प्लीज नेवर फॉरगेट that when we are studying 11th 12th grade physics,
एंड हायर ऑल्सो, जब आगे जाएंगे तब भी पता चल जाएगा। तो वी आर ओनली स्टडिंग एन अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड, वी आर नॉट स्टडिंग द कंप्लीट वर्ल्ड इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हम एक छोटा सा वर्ल्ड पढ़ रहे होते हैं। साइंटिस्ट को एक एटम की स्टडी के लिए भी नोबेल प्राइज मिल चुका कि इस हाइड्रोजन एटम में ये होता है, बस। तो वो कंप्लीट वर्ल्ड है क्या? नहीं है ना। तो बेटा हम एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड पढ़ते हैं। वी स्टडी एन इमेजिनरी वर्ल्ड व्हेन वी आर डूइंग फिजिक्स, वी ओनली स्टडी एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एंड इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड वी हैव अ पेंडुलम विथ फ्रिक्शन एब्सेंट, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। अब मान लो यहां पर कोई पर्सन खड़ा होकर इस पेन, इमेजिन कर रहे हो बेटा, एक रस्सा, मेटल की तार मान लो, ये रेड वाली मेटल की तार है, और ये एक आयरन की बॉल है उससे लटक रही है। रस इसको, मेटल की बार को टूटने का कोई डर नहीं है, ना ही सीलिंग भी मजबूत है। अब ये बच्चा या कोई भी जो एक्सपेरिमेंटर है, वो इस बॉल को इस तरफ वेलोसिटी देता है। अब इट माइट बी वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन टू गिव अ वेलोसिटी एग्जैक्टली इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हो सकता है ये मुश्किल हो, पर इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ मुश्किल नहीं है। इस पर्सन ने इस बॉल को पुश कर दिया। इमेजिन करो कि आप कर रहे हो, ये क्या होगा? आपने इस बॉल को जेंटली पुश किया, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, यहां कहीं जाके बॉल रुक जाएगी, राइट। अगर आप ज्यादा जोर से फेंकते तो क्या होता? अगर आप ज्यादा जोर से उसको फेंक, आपने अपने हाथ में पकड़ा और इस तरफ वेलोसिटी दी, इस तरफ, ठीक है, तो बॉल ऊपर गई, यहां जाके रुक गई, विच मीन्स इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई? 0। आपने और ज्यादा तेज फेंका, तेज फेंकने का मतलब फिजिक्स में हो गया आपने और ज्यादा वेलोसिटी दी, और ज्यादा वेलोसिटी दी, तो हो सकता है थोड़ी और ऊपर तक जाएगी, यहां यहां जाके रुकेगी मे बी, और ज्यादा फेंकेंगे तो यहां जाके रुकेगी। तो मैंने 3 कन्फिग्रेशंस बना दी सिस्टम की। पहली कन्फिग्रेशन, आपका हाथ अलग हो गया यहां से, द बॉल हैज सम वेलोसिटी, जो भी। एक कन्फिग्रेशन तो ये है ए, एक कन्फिग्रेशन ये है बी, एक ये सी, और एक ये डी। ठीक है, सिस्टम की 4 अलग अलग कन्फिग्रेशन इस फोटो में दिख रही है आपको, 1 2 3 4। अगर बॉल यहां पे आके रुकी है तो यहां नहीं रुकी होगी, यहां नहीं रुकी होगी, ऊपर चढ़ रही होगी, तो यहां वेलोसिटी 0 आ जाएगी, राइट। नाउ इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, जैसे मैंने आपको कहा था फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो इस सिस्टम में कौन सी फोर्सेस लग रही है? मैंने आपको अभी बताया था कि आइडेंटिफाई करो। ये इक्वेशन तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखना, ये वाली इक्वेशन तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये इक्वेशन यूज करूं तो ऐसे लिख दूंगा बेटा, डब्ल्यू नेट, बॉल का मास m मान लेते हैं, हाफ m, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी है यहाँ? 0, तो ये 0 हो गई, ठीक है, ये वेलोसिटी 0 हो गई। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कितना आया? ये 2 का स्क्वायर आया। ये समझ में आएगा आपको? अगर मैं ये वाली इक्वेशन इस सिस्टम के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अप्लाई करूं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, हाफ m डेल्टा के, डेल्टा के नेगेटिव आ रहा है यहां से यहां तक। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो ये आ जाएगा, देख रहे हैं आपको, ये तो 0 2, ये बन गया -2m। तो ये जो डेल्टा के हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इस ब्लॉक की, इस सिस्टम की, वो क्यों कम हो गई? जो फोर्सेस ने वर्क किया उसी की वजह से तो कम होगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रही हैं? पहले कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? विच फोर्सेस एक्ट इन दिस केस? एक तो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन मैंने आपको कहा कि एब्सेंट मान लो, इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो टेंशन एक्ट कर रही है।
तो जब हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के तो हमने पता लगा लिया -2m। तो कौन सी फोर्सेस के वर्क की वजह से ये बॉल यहां से यहां जाने में रुकी होगी? एक तो ग्रेविटी का वर्क हो सकता है और एक टेंशन का वर्क हो सकता है। नहीं, और तो कोई फोर्स ही नहीं है जिसका वर्क हो सकता है क्या बेटा? और कोई फोर्स? और कोई फोर्स नहीं है यहाँ। ग्रेविटी की फोर्स है और टेंशन का फोर्स है। लेकिन आप यहां पर देखो, इस पोजीशन में बॉल की वेलोसिटी या पेंडुलम का जो बॉब है, ये ब्लू वाला, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, और फोर्स ऑफ टेंशन वो ऐसे है, टेंशन की फोर्स ऐसे है, टी वेक्टर। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? तो अगर ऐसे बताते हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि बेटा मान लो थोड़ी देर के बाद बॉल यहाँ पे आ गई, आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम, टी टाइम पे यहाँ थी और टी प्लस डी टी टाइम पे यहाँ आ गई। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में टेंशन लगभग परपेंडिकुलर है, टेंशन इज नियरली परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय टेंशन 0 आ जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्या है, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं और वो कहते हैं यहां से यहां गया बॉब, ये डीएल वेक्टर है, यहां तो टेंशन परपेंडिकुलर है, यहां भी टेंशन। अब कैसे इसको हम परपेंडिकुलर देखेंगे? तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, व्हाट वी मीन बाय द पावर ऑफ टेंशन। The power of tension means the rate at which the kinetic energy of the body is being increased with respect to time by this force। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में टेंशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? तो रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अगर आप टेंशन की फोर्स की पार निकालोगे, पार होती है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो पार आएगी 0, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये टेंशन तो पक्का परपेंडिकुलर, और डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्रीज है तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स टेंशन इज नॉट गिविंग और टेकिंग एनर्जी टू द बॉडी। किसी भी पोजीशन में टेंशन का रेट ऑफ गिविंग एनर्जी टू द बॉडी इज 0। पावर ऑफ टेंशन अगर 0 आ गई, दैट मीन्स द रेट ऑफ गिविंग और टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी बाय द टेंशन इज 0। तो टेंशन का वर्क यहां से यहां तक, टेंशन का वर्क 0 आएगा, केवल ग्रेविटी की फोर्स वर्क कर रही है। तो अब आपको पता चल गया कि इस सिस्टम में जो ग्रेविटी की फोर्स है वही वर्क कर रही है। तो हमने ये वाली इक्वेशन देखी आपने, डेल्टा के, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में डेल्टा के, और नेटवर्क डन कौन कर रहा है? सिर्फ ग्रेविटी की इंटरनल कॉन्जर्वेटिव फोर्स। लेकिन डब्ल्यू जी कितना होता है? माइनस डेल्टा यू। ये ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स नहीं है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जी इसलिए लगा है, स्प्रिंग तो है नहीं ना यहाँ पर, अगर आप जी नहीं लगाते तो भी काम चल जाएगा। तो ये वही इक्वेशन आ गई। चलो, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप स्पेसिफिकली डाउट पूछो, फिर पता चलेगा। जब तक आप खुद सोचोगे नहीं और क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक नहीं आएगा। जिनको आना शुरू हो गया, they are lucky, they started studies earlier on, some did it in 9th, they made the adjustment with me, they started understanding my language। you have to start understanding the language। ये देखना बेटा, ये आपके पास एक बॉल है, छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आता है 9th में, बॉल को हमने यू स्पीड से फेंका, बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रिजन बाय द बॉल? 9th क्लास का फेवरेट क्वेश्चन है। इफ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स विद अ स्पीड u, to what maximum height h does the ball rise? तो छोटी क्लासेस में बच्चे सिर्फ ये करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे इसमें काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे बॉल जाके रुक गई,
बॉल जाके रुक गई यहाँ पे, तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो सारी की सारी काइनेटिक इस पॉइंट पे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो मैक्सिमम हाइट बड़े आराम से आ जाती है। ये आंसर। ये करते हैं कि नहीं छोटे बच्चे, इतनी स्पीड से थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पे। स्कूल में भी आते हैं 9th में ऐसे क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट टेस्ट में वर्क एनर्जी का चैप्टर होता है। फिर पूछते हैं कि अगर इससे हाफ स्पीड से फेंकते तो किस हाइट तक राइज करती। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 9th में। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं बेटा देखो, ये जो आपको मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, तो ये जो हमने ये लिखा, अगर मैं बच्चों को कहूँ कि बेटा ये इसी की फॉर्म है, ये और ये सेम चीज है, तो बच्चों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये दुनिया कितनी अच्छी है और ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, नहीं? पर इसी से मुश्किल क्वेश्चन आसान होंगे, इसका तो लिमिटेड यूज है, इससे मुश्किल क्वेश्चन आसान होंगे। आप अगर बोर्स थ्योरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो केमिस्ट्री में, वो भी कर लोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे हो, वो भी कर लोगे, तो इसको जल्दी से डाइजेस्ट कर दो। ठीक है, चलो अब हम उस प्रॉब्लम के ऊपर जाने को तैयार हैं, वो 5 मिनट्स में हो जाएगी। ये देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप 2 मिनट लेकर पढ़ो अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो। बॉब ऑफ मास m, लाइट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का मास 0, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर हमने इसको स्पीड दे दी v0, और हमने देखा कि ये वर्टिकल प्लेन में मूव करने लगी। इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कल, स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक। स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक मतलब स्ट्रिंग की टेंशन 0 कब होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर। सी टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, दिस इज शोन। यहां स्पीड दी थी v0 और ये ऐसे गया सेमी सर्कल, यहां पे जाके स्ट्रिंग की टेंशन कितनी हो गई? 0। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ, स्ट्रिंग बिकम स्लैक ऑन रीचिंग टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रिंग की टेंशन सी पर जाकर 0 हो जाती है, स्ट्रिंग की टेंशन सी पर जाकर 0 हो जाती है, तो आप v0 की वैल्यू निकाल कर दिखाओ। देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0, m l v0, v0 की वैल्यू m और l की टर्म्स में निकालनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से बताता हूं जिन्होंने ध्यान से सुना नहीं। इस सीलिंग के साथ, सीलिंग ना लो, सीलिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसी एक, मान लो एक बड़ी सी दीवार है, ये वाइट, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये दीवार ही है, सपोज दिस दी दीवार, और यहाँ पे आपने धागे, ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने से क्या है कि अगर बॉल दीवार को टच भी कर रही है तो रगड़ खा के कुछ दिक्कत नहीं आएगी। फ्रिक्शनलेस वॉल, एंड दिस इज द पेंडुलम थ्रेड एंड वॉल, और ये यहाँ पे कील है, नेल हैंगिंग रिजिडली, दीवार में कील लगाया हुआ ब्लैक वाला। हमने वेलोसिटी किस तरफ दी? इस तरफ, ए पॉइंट पर, और हमें बताया है कि ये सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री करके जब यहां पहुंच जाती है बॉल, इन्होंने खुद बताया कि जब यह बॉल यहां पहुंच जाती है सी पॉइंट पर, तो यहां पर स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है। आपको ये नहीं कहा कि बॉल रेस्ट पर आ जाती है, ये कहा इन्होंने कि सी पॉइंट पे बॉल रेस्ट पर आती है, इन्होंने कहा स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है बस। और यहां से यहां तक सेमी सर्कल पूरा हो रहा है, ए से सी तक सेमी सर्कल हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी पहले वाले चैप्टर में, अगर आपको याद है तो, बकेट, पहले वाले चैप्टर में नहीं, पहले वाले लेक्चर्स में, जब हमने बकेट की बात की थी। अगर यहां पर स्ट्रिंग देखो, अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं होता तो एक फोर्स तो बॉब के ऊपर, ये ब्लू डॉट ये बॉब है, एक फोर्स तो लगती टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग टी, और एक फोर्स लगती mg। इमेजिन करो ये पूरा चक्कर काट लेता, पूरा चक्कर काट लेता, हम इतनी तेज फेंकते कि पूरा चक्कर काट लेता, तो सी पॉइंट पर जो स्पीड होती बॉब की वो किस तरफ होती? इस तरफ होती। तो हम लिखते
क्योंकि ये पूरा चक्कर काट रहा है, तो मतलब सर्कुलर मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई है सी पॉइंट पर। तो इसका मतलब सी पॉइंट पर और उसके आसपास इसको requisite मींस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वीसी लिख देते हैं, ये वाली वेलोसिटी को। इसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पक्का मिल रही है। ये तो तब होता जब स्ट्रिंग सी पॉइंट पे स्लैक नहीं होता और हमने इतनी वेलोसिटी से यू से फेंका होता। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसको कम करते जाओ, है ना। इन्होंने कहा टेंशन जीरो है, तो टेंशन जीरो होने का मतलब क्या है? टेंशन जीरो होने का मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाए तो क्या सर्कुलर मोशन हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पर? हो रहा है ना। इन्होंने कहा है सेमी सर्कल पूरा कर रही है। और ये वाली इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ये वाली इक्वेशन आपको बता रही है कि यहाँ की वेलोसिटी जीरो नहीं है, बस स्ट्रिंग स्लैक है। स्ट्रिंग इज स्लैक, इस क्रॉस को हटा दो। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब टेंशन जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए? अगर हाईएस्ट पॉइंट तक सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए इस इक्वेशन से, क्योंकि हमने इस टी को जीरो कर दिया। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो ब्लू कलर का डॉट यहाँ पर है, ये यहाँ तो रुकेगा नहीं, इट विल नॉट कम टू अ स्टॉप, it will move in a circle like this. So circular motion can happen safely with this as the speed. तो अगर सेमी सर्कुलर मोशन सी, देखो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने ऐसी स्पीड से थ्रो किया है v0 से कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाती है, अगर हम इससे ज्यादा स्पीड से थ्रो करते तो यहाँ टेंशन जीरो नहीं होती, अगर हम इससे कम स्पीड से थ्रो करते तो फिर ये जो बॉब है ये हो सकता है सी पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं। ठीक है, चलो एनीवे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सी पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं अगर v0 से कम स्पीड है। इन्होंने आसान क्वेश्चन दिया है कि हमने इतनी स्पीड से थ्रो किया, तो जब आपको दिया है कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो गई सी पॉइंट तक और वहां तक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट सी तक टिल सी सर्कुलर मोशन कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड एट सी वी कैन राइट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो टिल सी तो देखो यहाँ है ना, टिल सी तो फिर तो टेंशन भी आ जाएगी। चलो एनीवे, तो VC बन गया इतना, जब हाईएस्ट पॉइंट पे T को जीरो करना है तो VC हाईएस्ट पॉइंट पे इतना बन गया। बस अब आगे W नेट इज इक्वल टू डेल्टा K लग जाएगा, क्योंकि हमें V0 निकालना है। V0 निकालने के लिए इस इक्वेशन को सबसे ज्यादा यूज करना होता है पूरी वर्क एनर्जी में। तो A और C दो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की। द ओनली फोर्स विच इज डूइंग वर्क इज ग्रेविटी, राइट? Only force which is doing work from A to C is gravity, no other. एंड ग्रेविटी का वर्क आएगा माइनस डेल्टा यू, और ये हमें मालूम है इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब सीधा हम ऐसे भी लिख सकते थे यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। ये और ये सेम चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्टली इसको बिना लिखे हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, पर ये इक्वेशन को कब यूज करना है? जब ग्रेविटी की फोर्स, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क नहीं कर रही या और कोई फोर्स भी वर्क नहीं कर रही, जैसे यहाँ टेंशन भी वर्क नहीं कर रही, तो अब ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। क्यों? ए को आप रेफरेंस पॉइंट मान लो पोटेंशियल एनर्जी का। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? एम जी इंटू टू एल। और काइनेटिक एनर्जी एट सी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट सी इज हाफ एम, ये दिया ना स्ट्रिंग स्लैक होता है, इसका स्क्वायर, इस वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आएगा? जीएल। समझ में आया बेटा? ये वाली इक्वेशन यूज की है ना हमने, इस सब की जरूरत नहीं थी। जब फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन की फोर्स वर्क नहीं कर रही है तो यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू सी प्लस के सी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों ली? क्योंकि हमने मान लिया वो रेफरेंस लेवल है, ए पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लिया, और के ए हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। और सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बन गई एम जी एच, रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट ऊपर चले गए? 2L।
और सी के ऊपर स्ट्रिंग स्लैक हुआ है, बॉडी रेस्ट पर नहीं आई, तो स्ट्रिंग स्लैक हुआ है तो सी पॉइंट पे इतनी स्पीड है। अब कुछ नहीं है बेटा, अब मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2 ऑन बोथ साइड्स एंड डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई m, तो v0 आपके पास आ गया ये √5gl। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम इतनी स्पीड से फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी और टेंशन 0 हो जाएगी। अगर लोएस्ट पॉइंट पर हम इससे ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 नहीं होगी और वेलोसिटी भी इतनी नहीं आएगी। तो निकाल लेना कितनी आएगी वेलोसिटी, इतनी आएगी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर। इससे ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे थोड़ी इससे ज्यादा आएगी वेलोसिटी। ठीक है, आसान है, सुन लेना दोबारा से। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, ये वाली इक्वेशन भी यूज की जा सकती थी इसमें, h हाइट रीजन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है gl √gl, तो इसका स्क्वायर किया तो ये gl इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h इज इक्वल टू 2l, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5gl आएगी। ये वाली इक्वेशन इस बॉब के लिए अप्लाई की जा सकती है क्योंकि ये वाली इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए है। ये वाली इक्वेशन व्हेन द ओनली फोर्स व्हिच एक्ट्स इज ग्रेविटी की फोर्स, पर यहाँ पे ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इज नॉट ग्रेविटी की फोर्स, फिर भी हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। व्हाट इज h? हाइट अबव द रेफरेंस लेवल। जैसे अगर आपको ये मैं बता दूं कि ये हाइट है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितनी v आएगी निकालनी है, तो इसको यूज कर सकते हैं। चलो एनीवे, अभी इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा पार्ट और बचा है, वो भी देख लो, 2 मिनट का काम है। बी पर स्पीड निकालनी है और सी पर स्पीड निकालनी है। ये तो हो गया, बी सी वाला तो हो गया √gl। बी पर कितनी स्पीड आएगी यहाँ पर, अभी अभी मैंने बताया 2 तरीके से किया जा सकता है। कैसे? बी पर स्पीड निकालने के लिए कैसे करोगे? 2 तरीके से किया जा सकता है। एक फर्स्ट तरीका ua प्लस के ए इज इक्वल टू यूबी प्लस के बी। ua इज 0, के ए इज हाफ m v0 स्क्वायर, v0 अभी हमने निकाला था √5gl, और ub इज, ये कितनी हाइट है रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस लेवल से कितनी ऊपर, ub इज mgl। और काइनेटिक एनर्जी तो हमें, स्पीड तो निकालनी है हमें बी पॉइंट पर। देखो स्पीड एट द पॉइंट बी, सी की तो निकाल ली थी। अब बड़ा आसान है, m तो दोनों तरफ से खत्म हो गया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से कर दो, ये दूसरी तरफ चला गया तो ये कितना बन गया 3gl। अंडरस्टूड। तो अब ये कितना आ गया वीबी स्क्वायर, वीबी की वैल्यू आ गई 3gl अंडर द रूट। ठीक है, आ गई कि नहीं? ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है। मेरे को आंसर भी इसलिए दिखाना पड़ रहा है, ऑनलाइन में आधी चीजें मिस हो जाती हैं। व्हाट आई एम सीइंग इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली इज, बट इट इज वेरी इजी। और अगर आपको ये बड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप सीधा यूज कर लो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है सर, vb इज ua, ua इज √5gl, स्क्वायर किया तो 5gl माइनस 2g, h कितना है यहाँ तक, हाइट रीजन अबव द रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल है, हाइट रीजन अबव द रेफरेंस लेवल इज l, तो ये 3gl अंडर द रूट आ जाएगा। स्कूल वाले टीचर्स को ये मेथड अच्छा लगता है, दे डाई फॉर दिस। If you die for marks, prefer what school teachers die for. If you don't die for marks, then you can die for something else. चलो बेटा आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ, अब ये तो हो गया सारा है ना, क्वेश्चन खत्म। मेरा आज का काम भी खत्म, और कुछ नहीं है डिस्कस करने को मेरे पास अभी।
आप रिलैक्स करो। जितना टाइम आप ऑफ स्क्रीन स्पेंड करोगे